टॉपिक स्टार्ट कर दें। आज HTML और CSS ही चल रहा है हमारा आज से। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो स्टाइल शीट्स और टाइप्स ऑफ CSS। तो देखते हैं हम कि CSS होती क्या है और किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो CSS अगर हम बात करें तो CSS स्टैंड फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये तो हो गया इसकी एब्रिविएशन कि ये हो गई हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट डिफाइन करती है कि आपके HTML एलिमेंट्स कैसे नजर आए। HTML एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वो फ्रंट एंड में हो या बैक एंड पे हो। सही, जैसे हमारे पास एक ये वेबसाइट है। नेट थोड़ा स्लो हुआ है। तो अब ये देखें, ये वेबसाइट तो HTML एलिमेंट से ही बनी हुई है। HTML के एलिमेंट्स कौन क्या कहलाते हैं? HTML के टैग, जिसमें हम कहते हैं H1 H2 पैराग्राफ, इमेज, डेव, UL, LI। तो वो होते हैं कोई इतने कलरफुल नहीं और अट्रैक्टिव नहीं। तो उसको फ्रंट एंड में खूबसूरत बनाना, उसका एक अच्छा स्टाइल शीट बनाना, उसको एक बेहतर तौर पे नज़र आए लोगों को, उसके लिए हम जो है वो फिर CSS बनाते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जो है वो बगैर स्टाइल शीट के चलती नहीं है। ये समझें कि उसकी फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जब तक कि वो CSS ना हो जाए। तो दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और वो जितनी भी वेबसाइट है उनका एक फ्रंट एंड बनता है, और फ्रंट एंड HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप इसी पे बनता है। जैसे ये इसमें हम डिज़ाइनिंग पार्ट CSS पे कवर करते हैं, और इसका जो एनिमेशन वाला पार्ट है वो होता है आपके jQuery या जावास्क्रिप्ट में। तो वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपना कोर्स आगे लेके चलते रहेंगे, उन चीज़ों को भी आगे की तरफ मूव करेंगे और उन्हें देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसमें एनिमेशन ऐड की जाती है। चलो तो स्टार्ट। तो CSS तो हमने दे दिया कि ये होता ही है। उसके बाद हमने कहा कि टाइप्स ऑफ CSS कितनी होती हैं। तो नंबर 1 जिसे हम इंटरनल CSS कहते हैं वो होती है। इंटरनल CSS का मतलब ये है कि अगर मेरी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में मैं कोई 15-20 पेजेस या 10 पेजेस बनाता हूँ, तो हर पेज में मैं स्टाइल का टैग लगा के उसको डिफाइन करूँगा, यानी कि हर पेज की स्टाइल शीट अलग बनेगी। सही है। तो ये थोड़ा सा पहले यूज़ होता था, मुश्किल काम होता था, ज़्यादा टाइम लगता था, डिले होती थी चीज़ें, क्योंकि हर पेज में आप उसको डिफाइन कर रहे होते थे चीज़ों को। तो इंटरनल हो गया। सेकंड होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS वो CSS होती है जो किसी खास टैग के लिए लिखी जाए। मतलब कि अगर हमारे पास 3 पैराग्राफ हमारे पेज में यूज़ हो रहे हैं और हमें 2 का कलर ग्रे रखना है और 1 का कलर हमें ब्लू करना है, तो उसके लिए हम जो है वो इनलाइन CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो इनलाइन CSS भी इस्तेमाल होती थी, अब तो इंटरनल और इनलाइन ना होने के बराबर हो गई हैं।
नंबर 3 जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अब भी। अगर मैं बात करूं तो अब जो सीएसएस इस्तेमाल हो रही है कस्टम वेबसाइट में, यानी कि हम कहेंगे जिसे आप खुद डिज़ाइन करते हैं, जिसका कोड वगैरह सारी चीज़ें आप खुद दे रहे होते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस ही सारी सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें आप हर पेज के साथ अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करा देते हैं। कोई किसी को सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि इंटरनल सीएसएस कहाँ यूज़ होती है और क्या मेथड होता है इसका, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। सीएसएस की 3 टाइप्स मैंने बताई, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? जी, इंटरनल सीएसएस क्या होती है? मुजम्मिल, अरीशा, मुस्तफ़ा, अनुष। अभी ये तो वो चीज़ है जिसे मैंने कोई 5,000 साल पहले नहीं पढ़ाया था, 5 मिनट पहले ही पढ़ाया। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की। चले, मुजम्मिल, अरीशा, अनुष आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो इंटरनल तो नहीं पता। चले, इनलाइन सीएसएस क्या होती है? ये अभी क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैंने पूछा है। मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 10 आउट ऑफ 0, 10 में से 0 नंबर सबके हुए। दोबारा देख लें। जब स्टूडेंट कुछ नहीं बताता तो पेपर में हम उसको कहते हैं कि उसका जीरो को ब्रेक करने के लिए, जिसे हम उर्दू में और स्कूल में बचपन में कहते थे कि यार अंडा फोड़ दो, तो उससे उसका नाम पूछ लेते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता तो अपना नाम ही बता जाओ। तो वो अपना नाम बता देता है। बहुत सारी दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि वाइवा ले रहे होते थे किसी और इंस्टीट्यूट में जाके, तो उससे पूछते थे अच्छा चलो यार तुमने नाम बता दिया, एक नंबर और दे देंगे, ये बता दो तुमने कोर्स कौन सा किया है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो भी नहीं पता होता था। चले, ऐसे भी लोग होते हैं। खैर, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले मैं जितना भी पुराना है वो सब पूछूंगा वाइवा के तौर पे, तो आप तो तैयारी करके आइएगा क्योंकि बोर्ड का मामला है। तो स्टूडेंट बोर्ड में जाके एक आसान सा हल दे देता है, वो कहता है कि सर मुझसे कोई सी भी कसम उठा लें, सर ने तो एचटीएमएल पढ़ाया नहीं, मुझे तो आज पता लग रहा है कि एचटीएमएल भी था मेरे कोर्स में। तो ये वाली चीज़ें ना हो। तो सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट आपके पेज को डिज़ाइन करने, एच टी एम एल के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टाइप्स ऑफ सी एस एस, हमारे पास 3 किस्म की सी एस एस होती है। एक वो जिसे हम इंटरनल सी एस एस कहते हैं। इंटरनल सी एस एस का मतलब ये है कि हर पेज में उसका अपना सी एस एस लगा दिया जाए।
जैसे होम में अब उसका अपना स्टाइल शीट होगी, सीएसएस अबाउट में उसका अपना स्टाइल होगा, ये इंटरनल होगा। इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है कि किसी खास एक टैग के लिए इस्तेमाल की जाए, और एक्सटर्नल शीट का या एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये है कि एक अलग से फाइल बना दी जाए और उसे तमाम पेजेस के साथ लिंक करा दी जाए। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करता अपना। आज हम इंटरनल और इनलाइन देखेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेके जाऊंगा, जब तक पिछला ही सही नहीं आता तो मैं आगे क्या पढ़ाऊँ। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ, इस फाइल का, सी एस एस क्लास 1.html, और सेव। सबसे पहले हमने रखा HTML का टैग, उसके बाद हमने रखा हेड का टैग, हेड के बाद टाइटल, और टाइटल में हमने दे दिया CSS +1। हेड के बाद हमने बॉडी का टैग ओपन किया और बॉडी का टैग क्लोज किया। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, मैंने लिख दिया वेलकम टू CSS, कंट्रोल S, और यहाँ पे मैंने इसे डबल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू CSS आ रहा है लिखा हुआ। ये सिंपल HTML है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग, इसका डिज़ाइन, इसे खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो CSS यूज़ होती है हेड के अंदर। आप इस टाइप देंगे, जिसकी टाइप बताएंगे आप कि वो टैग CSS है। स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज। आप कुछ ना करें, स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज कर दें, आप भले ही टाइप भी ना लिखें तो भी हो जाएगा। अब अगर आपसे ये कोई बोले कि बेटा ये बताओ कि ये क्या सिर्फ हेड के अंदर ही लिखी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा हेड के अंदर लिखना इसका रूल है, पर अगर आप चाहें तो इसको बॉडी में भी लगा सकते हैं स्टाइल का टैग देके, कोई है नहीं। पर स्टैंडर्ड ये कि आप इसको हेड के अंदर यूज करें, क्योंकि ये बैक एंड होती है। अब आपने दिया कि H1, आपका जो टैग है जो कि बॉडी में उसको नजर आ रहा है वो है H1। तो सबसे पहले हमने कहा उसका मार्जिन, मार्जिन 0। हर चीज नोट करते जाएं, याद करते जाएं। मैं फिर बता रहा हूँ दूसरी दफा कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि थर्सडे को मैं वाइवा लूंगा। मार्जिन 0, क्योंकि अगर आज की क्वेश्चनिंग अच्छी हो जाती तो मैं ये वाइवा कैंसिल कर देता। मार्जिन क्या होते हैं? आउटसाइड गैप। जी, मार्जिन बता रहा हूँ मैं। मार्जिन का मतलब है कि आउटसाइड गैप, मतलब ये कि HTML का कोई भी टैग जो होता है वो अपना गैप रखता है, अपना स्पेस बनाता है, और वो स्पेस क्या बनाता है, बाहर की तरफ से। तो हमने इसको कह दिया कि मार्जिन 0, यानी कि बाहर जितना भी गैप है चारों तरफ से उसे खत्म कर दो। पैडिंग का मतलब है इनसाइड गैप। इसको इस तरीके से देख लें, एक रूम है, उसका बाहर से गैप 0 खत्म कर दो और अंदर से भी गैप 0 कर दो। मार्जिन आउटसाइड गैप, पैडिंग इनसाइड गैप। उसके बाद मैंने कहा जो H1 है उसका कलर क्या है, तो यहाँ पे कलर मैंने एग्जांपल ब्राउन दे दिया। सही। फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज मैंने इसे कर दिया 32 पिक्सल। अब जरा मैंने इसे कंट्रोल S करा, सेव। अब मैंने H1 यहाँ पे दिया है और H1 यहाँ पे मिल रहा है, और मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आ गया। इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 62 कर देता हूँ। कंट्रोल S,
तो ये देखें, ये 62 बड़ा हो गया। अब इसे सेंटर में करना है। एक तो होता था ना कि हम सेंटर का टैग लगा देते थे, सीएसएस के जरिए हम क्या करेंगे, टैग्स अलाइन। ये जब मैंने लिख रहा हूं, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, ये H1 की प्रॉपर्टीज हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं। और HTML में बॉडी में देखें तो H1 लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में लिखा जाता है, यानी कि वो टैग होता है। सीएसएस में सिर्फ उसका नाम दिया जाता है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है और सेंटर उसकी वैल्यू है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है और सेंटर उसकी वैल्यू है। कलर प्रॉपर्टी है, ब्राउन उसकी वैल्यू है। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है और 62 उसकी वैल्यू है। तो इतना आसान करके बता दिया मैंने, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बाज वक्त कि यार ये बच्चों वाला सवाल है, पर देखते हैं आता भी है नहीं आता। तो वो ये देखें सेंटर हो गया। अब इसे इटैलिक भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये सब चीजें याद उस वक्त होती हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है। अभी तो आप लैंग्वेज पढ़ लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो आए भी नहीं है अभी आप। तो हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। तो ये हो गया। अब सवाल एक पूछा जाना चाहिए कि ये जो सारी चीजें अभी हमने H1 के ऊपर अप्लाई करी हैं, तो ये तो हम यहाँ से भी कर सकते थे। मतलब फॉन्ट का टैग लगाते, साइज बताते, कलर बताते, बोल्ड का टैग बताते, इटैलिक का टैग बताते, ये भी हो जाता। तो सीएसएस ने कौन सा ऐसा तीर मारा है। तो बात ये है कि जितनी चीजें आपने बोली है ना, तो उतने टैग लगाने पड़ेंगे। मतलब H1 के बाद फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो जो चीजें चाहिए। तो क्या होता है, कोड आपका हैवी होता है। ब्राउजर जो है वो आपका फ्रंट एंड पड़ता है, यानी कि वो चीजें रीड करेगा जो बॉडी में है। बैक एंड पे क्या होगा, उसका कोड, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टाइल शीट होगी, तो वो उसको जल्दी लोड करा देगी फॉर्मेट को। तो ये फायदा है इसका। कंट्रोल एस। तो प्रॉपर्टी जो अलाइनमेंट की होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट होती है, सेंटर होती है और राइट होती है। लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर मैं इसे टॉप से भी थोड़ा सा नीचे चाहूँ, मतलब वेलकम टू सीएसएस यहाँ से नहीं बल्कि इस जगह से लिखा हुआ है, तो ये जो मार्जिन है जिसे मैंने कहा था आउटसाइड गैप, इसकी चार डायरेक्शन होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो एन के बाद मैंने डैश लगाया और लिख दिया टॉप, और मैंने इसे कर दिया टॉप 60 पिक्सल। ये है इसका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब मैं रीलोड करता हूँ तो देखें ये टॉप से नीचे हो गया। इसे अंडरलाइन करना है, वो अंडरलाइन करने के लिए इसको हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो ये अंडरलाइन। अब मैं एक और इसके नीचे एक हेडिंग चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट यहाँ से आए। तो ये जो ब्लॉक था ये यहाँ से यहाँ तक H1 का था। अब आते हैं H2 पे, जिसको मैंने कर दिया फिलहाल मार्जिन 0, हेडिंग 0। राइटिंग स्टाइल के लिए फॉन्ट फैमिली यूज होती है। ये सारे इसके फॉन्ट फैमिली आ रहे हैं, कोई भी आप एक फॉन्ट फैमिली को यूज कर दें इसमें। फॉन्ट साइज, कलर,
ये दे देते हैं Ctrl+S और रीलोड। तो अभी कुछ नहीं आ रहा, इसकी सिंपल सी वजह यह है कि आपने CSS में तो बता दिया H2 नजर आए तो ऐसा दिखा देना, पर बॉडी में जब तक H2 लगाएंगे ही नहीं तो वो किस पे अप्लाई होगा। Ctrl+S और रीलोड। अब इसे हम गैप देते हैं। टॉप से तो चलें सही है, ये यहाँ से शुरू ना हो बल्कि थोड़ा सा आगे हो, मतलब सेंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। तो अब ये क्या करेंगे, हमने कहा मार्जिन डैश लेफ्ट। लेफ्ट क्यों दे रहा हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो लेफ्ट से गैप बनाएगा तो ये आगे आएगा। 100 px। Ctrl+S। सही है, ये हो गया आपका। उसके बाद इसके नीचे कुछ पैराग्राफ आएगा, तो डमी पैराग्राफ ले लेते हैं लिपसम से। तो कितने पैराग्राफ जनरेट, तो मैंने पहले ये इतना ले लिया, चलें ये एक पैराग्राफ बना दूंगा मैं। Ctrl+C, का टैग और पेस्ट, और इसको व्यू टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि ये स्क्रॉलिंग खत्म हो जाए। तो सेव और रीलोड, तो ये आ गया पैराग्राफ। अब मैं इसको लेफ्ट से भी गैप देना चाहता हूँ और राइट से भी गैप देना चाहता हूँ, मतलब कि ये लेफ्ट और राइट दोनों जगह से गैप हो जाए, मतलब ये आई के नीचे से आए और यहाँ से भी थोड़ा सा गैप हो। तो अब मैंने पी कर देता हूँ। तो मार्जिन तो पैडिंग फॉन्ट फैमिली बढ़ाना कर दिया, फॉन्ट साइज 16 px कर दिया, और कलर मैंने इसको मार्जिन डैश लेफ्ट, तो 100 राइट से भी गैप देना है तो मार्जिन राइट 100 px एस, और अब रीलोड करें तो लेफ्ट 100 राइट 100, कलर फॉन्ट फैमिली सब अप्लाई हो गया। और अब इसमें गैप भी देते हैं और इसे जस्टिफाई भी करते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए हम करते हैं टेक्स्ट, ऐसे क्या होगा, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसे गैप देता हूँ, मतलब एक लाइन का दूसरी लाइन से गैप। तो उसके लिए हम यूज करते हैं it, और इसे हम कर देते हैं जैसे 34 px, मतलब हर लाइन का दूसरी लाइन से गैप इतना हो जाए। तो ये थोड़ा सा खुला खुला हो गया।
चलो अब हम एक और पैराग्राफ यूज कर रहे हैं। कर लेते हैं और HTML में एक P का टैग और लगाते हैं और पेस्ट कर देते हैं और रीलोड कर देते हैं। तो यार ऐसे अब इसका भी कलर सेम ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है P एक दफ़ा मिले या 50 दफ़ा मिले, कलर एक ही होगा। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 20 दफ़ा पैराग्राफ इस कलर में आएगा, सही है, और एक दफ़ा कहीं मैंने इस जगह पे पैराग्राफ का कलर ब्लू करना है। पर सिर्फ मुझे कलर ब्लू चाहिए, साइज, लाइन हाइट, फॉन्ट, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइनमेंट सब एक सा ही चाहिए। बस सिर्फ मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है, बस मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पी है, ये वाला पी, इसके अंदर मैंने अलाइन यूज करना है, सॉरी कलर, इनलाइन स्टाइल यूज करना है, और इसको कलर मैंने डार्क स्लेट ब्लू। तो ये देखो, ना फॉन्ट पे कोई असर पड़ा, ना उसके साइज पे, ना ही उसके फॉन्ट फैमिली पे, और उसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरीके से मैं अगर इमेज भी ले लूं, इमेज मेरे पास मेरे फोल्डर में मौजूद है, ये दो मीटिंग और प्लानिंग। मैं इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक इमेज ले लेता हूँ, IMG SRC इमेजेस में स्लैश मीटिंग, कंट्रोल S, रीलोड। ये देखो, तो पिक्चर क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, लार्ज थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जितनी उसकी विड्थ और हाइट थी वो उस पर कंप्लीट आ गई। तो इसको सही करते हैं CSS के लिए। IMG टैग का नाम है, में हमने कर दिया इसका मार्जिन लेफ्ट 100 px, ताकि सब एक अलाइन रहे, 0 कर दी, और उसकी विड्थ हमने कर दी 350 px, और हाइट मैंने कर दी इसकी 250। तो ये देखें, विद अगर मैं चाहूँ तो अब थोड़ी सी बड़ी कर दूं इसको, 450 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं एक और भी पिक्चर ले लेता हूँ, एक और प्लानिंग, कंट्रोल S और रीलोड, तो वो भी ऐसी है। ठीक है, इसके थोड़े से बॉर्डर वगैरह बनाने हैं, तो बॉर्डर भी बन जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है,
जी पूछें। सर, एक वेब पेज के हाइट और विड्थ के अंदर कितने px मीन्स कितने पिक्सेल्स होते हैं? अगर हमें ये पता हो तो हम इससे मार्जिन इतना सही रख सकते हैं। इसमें देखो, जब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे ना, जब हम हाँ। वेबसाइट कन्वर्ट करने पड़ेंगे, वेबसाइट की विद हमेशा स्टैंडर्ड होती है, हाइट नहीं होती। और विद जो होती है वो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन पे चल रही होती है, जैसे 1080 बाय 1400। तो अब वो भी नहीं रहा। अब वो भी क्यों स्टैंडर्ड नहीं रहा? कि भाई मेरे लैपटॉप की स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग है, और आप चारों के कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग है। सही है, तो किसी के पास मेरी बनाई हुई चीजें बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही होंगी, किसी के पास बहुत छोटी नजर आ रही होंगी। तो ये अभी हम स्टेप 1 पे चल रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज को फिक्स विद में लेके जाया करेंगे। उसके बाद जब हम बूटस्ट्रैप पे आ जाएंगे तो वेबसाइट अब बनती है रिस्पॉन्सिव, यानी कि अगर वो मोबाइल पे भी ओपन होती है तो उसकी स्क्रीन के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाती है। सही है, तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो, या उसकी विड्थ और हाइट, या उसमें चीजें, एक तो दो तरीके होते हैं कि आपके पास डिजाइन आया हुआ हो तो आप उसको मेजर करते रहते हैं। फोटोशॉप पे जो मॉकअप होता है उसको आप मेजर करते हैं, अच्छा भाई इतनी विड्थ का मुझे एक पेज चाहिए, उसमें इतनी पिक्चर की विड्थ होगी, इतना एक बॉक्स होगा। तो वो मेथड अभी आ गया। ठीक है, तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अब इस दौर में ना वेबसाइट की विद स्टैंडर्ड रही, ना वेबसाइट की हाइट। रीजन ये कि डिवाइसेस ज़्यादा हैं, स्क्रीन के साइजेस डिफरेंट हैं, इस वजह से। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो ये मैंने बॉर्डर बना दिए और ये चीज़ आ गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने इंटरनल और इनलाइन सीएसएस देखा। अब आपके पेज में ही सीएसएस। एक्सटर्नल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। थोड़ा सा डिफाइन मैं ये कर देता हूँ। सीएसएस की 3 टाइप्स होती हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। आप इन्हें आगे पीछे कर सकती हैं, मतलब आप ये बोल सकती हैं पहली टाइप एक्सटर्नल है, दूसरी इनलाइन है, तीसरी इंटरनल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 3 टाइप होती हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनल सीएसएस वो होती है जो हर पेज के अंदर लिखी जाए। सही है। इनलाइन इनलाइन सीएसएस वो होती है जो किसी टैग के अंदर लिखी जाए। एक्सटर्नल सीएसएस वो होती है जो किसी फाइल के साथ, एक फाइल को लिंक कर दिया जाए तमाम पेजेस के साथ, तो वो अटैच होके चल जाती है। तो 95% एक्सटर्नल सीएसएस का दौर है, बल्कि 99% ही समझें। ठीक है। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट करा मैंने, इंटरनल, इनलाइन और इसमें जो सीएसएस में मैंने एचटीएमएल के टैग को इस्तेमाल करा वो मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक्सटर्नल सीएसएस पे आएंगे, और प्लस थोड़ा सा हम अपना एक वाइवा सेशन रखेंगे, ताकि इसमें ये पता लग जाए कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो कितना समझ में आया है, और उसके नंबर काउंट किए जाएंगे बोर्ड में भी और हमारे इंटरनल में भी। ठीक है। सर, हम अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं? अंडरलाइन का कलर देखो, जो फॉन्ट का कलर होता है वही अंडरलाइन का कलर होता है। हम अंडरलाइन अगर डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, या वो एक टैग यूज करना पड़ता है HR, तो उसमें हम कर सकते हैं कि HR का कलर ये हो। बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं आप। अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो फिर इसका जो कलर सेम आता है तो वो चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल। HR के लिए भी फिर हमें साइज मीन्स मेजर करके टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे अलाइन करना होगा? बिल्कुल, उसमें मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगा वो आगे के लिए, कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, रूल के हिसाब से क्या कर सकते हैं और जुगाड़ क्या कर सकते हैं। और ये जो आपने CSS बताया अभी, हम आपने सारा हेड के नीचे सारा CSS की कोडिंग कर रहे थे, ये हम बॉडी पे नहीं कर सकते? रूल के